तो संकल्प एकेडमी के इस ऑडियो वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 के लिए पॉलिटिकल साइंस के तीसरा चैप्टर, जो कि है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये बुक रीडिंग रहेगी, ठीक है। इसमें बुक के द्वारा हम पढ़ाएंगे और डिटेल वाइज होगा ये, और अलग अलग पार्टों में भी हो सकता है, और जनरली हो गई क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर होता है। परिचय। तो क्या आपने कभी शतरंज खेला है? तो शतरंज के का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है ताकि क्योंकि शतरंज के अंदर काफ़ी तरह के नियम होते हैं, और उन नियमों को पालन किए बिना आप शतरंज को खेल नहीं खेल सकते। यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय और सीधा चलने लग जाए तो क्या होगा? क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा? प्रत्येक खेल के कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, यानी जब हम खेलों को भी खेलते हैं तो उसमें कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल सकता है। नियम बदलते ही खेल का परिणाम भी बदल सकते हैं। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर का होना जरूरी है, यानी किसी भी तरह का खेल हो उसके अंदर एक निष्पक्षता जरूरी है ताकि वो खेल की भावना से खेला जा सके, सच्चे निर्णय हमारे सामने आ सके, जिससे हमें निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। और जब तक सबको लगेगा नहीं कि फ्री एंड फेयर नहीं था तो सारे खिलाड़ी जो है उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। खेल शुरू करने से पहले हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह कि अंपायर कौन होगा इस बात को लेकर भी हमें आपस में सहमति बनानी पड़ती है। ऐसा ना हो कि अंपायर जो हो किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव रखता हो। तो जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। तो ऐसा ही बिल्कुल चुनाव के बारे में भी होता है कि चुनाव भी निष्पक्ष कराए जाएं, ठीक है। चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न नियम और व्यवस्थाएं होती हैं। तो चुनाव कराने के लिए अलग अलग तरह के नियम और अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, ठीक है। तो नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं, और चुनाव का जो भी रिजल्ट आता है ना, वो जनरली इस बात पर निर्भर करता है किसी भी देश में कि वहाँ पर जो चुनाव करने की प्रणाली है वो किस प्रकार की है, चुनाव करवाने वाले लोग जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी चाहिए, यानी कि चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए, सही ढंग से कराने के लिए हमें एक मशीनरी की आवश्यकता होती है, यानी कि पूरे लोगों की एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले लिए जाने चाहिए, और ये निर्णय जो है कि चुनाव कौन करवाएगा इसका फैसला जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए, ठीक है। चुनाव का निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए कि भाई चुनाव कौन करवाने वाला है। इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हम इसे केवल सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अतः चुनावों के बारे में मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देशों में संविधान में लिख दिया जाता है। इसीलिए हम इसमें कहाँ लिख देते हैं इसको? लोकतांत्रिक देश वाले जो लोग होते हैं उसको संविधान में ही लिख देते हैं कि संविधान यानी कि ऐसे मूलभूत नियमों की किताब, जिसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कुछ बुनियादी नियम होते हैं और उन बुनियादी नियमों में भी से लिख दिया जाता है, संविधान के अंदर लिख दिया जाता है कि चुनाव किस प्रकार से होगा। तो चुनाव का सीधा मतलब है कि शक्ति किसके पास होगी, फैसले किसके पास ले जाएंगे। तो चुनाव जो है सत्ता का हस्तांतरण भी करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर करने का भी एक माध्यम है। तो चुनाव सदैव जो हो सही से निष्पक्ष और सभी को मानने वाले होने चाहिए, यानी कि सब जो है उसमें अपनी आस्था विश्वास रखते हों। इस अध्याय में हम चुनाव के प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का भी अध्ययन करेंगे। आपने संविधान की जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया, हमें उसे महत्व और चुनाव करने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर आशय प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे, ठीक है। इस अध्याय को पढ़ने से आपको इन बात पता चलेगी कि चुनाव में आखिर किस प्रकार की विधियां हैं, ठीक है। देश में चुनाव की व्यवस्थाएं किस प्रकार से की गई हैं, विशेषताएं क्या हैं, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रावधानों का महत्व किस प्रकार से है। तो चुनाव सुधार के लिए हम किस प्रकार की बहस जो है हमारे इसमें चल रही है, चुनाव सुधार के लिए किस प्रकार की बहस चल रही है। तो चुनाव को किस तरह से हम सही बना सकते हैं उस बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो चुनाव और लोकतंत्र, चुनाव कराना और लोकतंत्र, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ही एक सिक्के के दो पहलू हैं कि भाई अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होंगे तभी लोकतंत्र बच पाएगा। लोकतंत्र तभी रहता है जब उसमें सही से चुनाव करवाए जाते हैं।
तो बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव है ही नहीं। तो आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है क्या? ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपसे बताई। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनावों की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। यानी लोकतंत्र के अंदर चुनाव जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया जा सकता। यानी सरकार अगर चाह रही है कि जैसे कि जो ऑनलाइन गेमिंग है इन पर हमें बैन लगाया जाए, ठीक है, तो इस तरह का निर्णय बनाना चाह रही है, तो इसके लिए हम सभी नागरिकों से राय नहीं ली जा सकती और प्रत्यक्ष रूप से सभी नागरिक उस पर वोट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अतः लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग अपने प्रतिनिधि मतलब आप जो अपना नेता चुनते हैं, यानी कि MLA, MP, ठीक है, और निगम पार्षद, काउंसलर वगैरह जो होते हैं उनको चुनते हैं। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे लिए चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, भारत के लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। तो जब हम भी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल पीछे वाले चुनाव वाले दिन पे चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं कि भाई चुनाव जो है वो बिल्कुल ही सही तरीके से किए जाने चाहिए। ठीक है, हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अंतर करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि नागरिक जो होते हैं रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं ना, उसके अंदर सरकार चलाने में सीधे तौर पे भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सरकार को कोई भी काम करना है, सरकार को कोई भी बजट खर्च करना है, सरकार को कोई भी अमाउंट खर्च करना है, कोई भी सरकार को सड़क बनवानी है, तो सीधे तौर पर जनता जो है उसमें भागीदारी करती है। जनता जो रोजमर्रा के फैसले होती है उसमें भी सरकार का फैसले लेने में, सरकार चलाने में सीधे तौर पर भाग ले सकती है। तो जनता जो है सीधे तौर पर भाग लेती है कि हाँ सरकार को किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। हर छोटी बात को भी जनता से पूछा जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए सबसे पहले तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वही कम होनी चाहिए, तभी आप सबसे बात कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, या फिर सब अपना मत जो है वो जाहिर कर पाएंगे। तो ऐसा जो है प्राचीन के यूनान में हुआ करता था, जहाँ की नगर राज्य जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। तो वहाँ पर नगर राज्य थे, यानी वहाँ पर एक नगर के राज्य के लोग थे, वही वोट दे सकते थे और वो डायरेक्ट हर मुद्दे पर उनकी सभा बैठक होती थी, आम सभा की तरह बैठक होती है, सब लोग उसमें आते थे और अपने विचार रख सकते थे। ठीक है, और हालांकि नगर राज्य के अंदर ही बहुत तरह के नियम थे कि कौन वहाँ का नागरिक हो सकता है और कौन वोट दे सकता है। तो उसमें केवल पुरुषों को ही अधिकार था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, और पुरुषों में भी उन पुरुषों को अधिकार था जो कि गुलाम नहीं है। ठीक है, गुलामों को अधिकार नहीं था, और जो सेवक हैं उनको अधिकार नहीं था, और उनको ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे जो टैक्स भरते हो, जिनके पास जमीन थी। ठीक है, अनेक लोगों को स्थानीय सरकारें, खास तौर पर ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। और अगर आप अभी भारत के सेंस में देखोगे तो अभी जो भारत के अंदर ग्राम सभा चलती है, ठीक है, ग्राम सभा यानी कि गांव के अंदर जो एक सभा चलती है पंचायत के अंदर, तो वो अब उसके अंदर हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, यानी कि जो भी उस क्षेत्र के अंदर वोट देने के काबिल है, वोट देने लायक है, वो उसका सदस्य होता है। और ग्राम सभा में जाकर जो पंचायत है उसके द्वारा किए गए कार्य का वो ब्यौरा मांग सकता है, और वो ये पूछ सकता है कि क्या क्या कार्य इस पंचायत ने किए हैं, और साथ ही वो नए कार्यों पर अपना मत भी दे सकता है कि सरकार मतलब पंचायत को कौन से कार्य में पहले करना चाहिए या फिर कौन से कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तो अपनी बात को सीधे तौर पर रख सकता है। तो इसे हम एक देख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, जिसके अंदर कि गांव वाले ही तय करते हैं कि उनके गांव में किस प्रकार से विकास किया जाना है। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को लेकिन जैसे हमारे पास लाखों और करोड़ों लोग आ जाते हैं, भारत में 140 करोड़ लोग, ठीक है, संभव ही नहीं है। लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। तो इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो व्यवहार में आना असंभव सा हो जाता है। इसलिए जनता को शासन का अर्थ है सामान्यतः
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। तो इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह देते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर अपनी भागीदारी रखती है, लेकिन जब हम इसमें जनता के शासन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या हम मान रहे हैं, जनता के प्रतिनिधियों का शासन। यानी जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और वो लोग जो हैं बाकी जनता के बिहाफ पे कानून बनाएंगे, कानून का निर्माण करेंगे और सरकार उस हिसाब से कार्य करेगी। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को हम चुनाव या निर्वाचन कह सकते हैं। तो जब हम जो लोग होते हैं वो लोग प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए अपने बिहाफ पे वोट दे के किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जनरली वो नेता होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है और वो जनप्रतिनिधि की भावनाओं को देखते हुए, जैसे उन्होंने चुनाव में मुद्दे रखे थे उसके बिहाफ पे जनता उनको वोट करती है और फिर वो जाके उस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं संसद भवन के अंदर या फिर विधानसभाओं के अंदर। वो जनता के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णयों लेने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए नागरिकों की सीमित भूमिका होती है। यानी नागरिकों की डायरेक्ट भूमिका नहीं होती, नागरिकों की भूमिका होती है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, जनता जो है वो डायरेक्ट ही नीति निर्माण में सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं होती। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचन प्रतिनिधि के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। तो नागरिक जो होते हैं अपने अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन प्रतिनिधि जो जिसको कि आपने चुना है उसके माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं नीति निर्माण की व्यवस्था में। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णयों और निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाएं उसे प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां पर भी लोकतंत्र के अंदर प्रेजेंटेशन जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से रखा जा रहा है, जनता की आवाज जो है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से आगे रखी जा रही है, इसके अंदर निर्वाचन का तरीका, जनप्रतिनिधि के निर्वाचन का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से आप जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। दूसरा प्रश्न कि हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। ठीक है, सभी अगर आप चुनाव करवा भी दे रहे हो तो वो क्या वो लोकतांत्रिक हैं? ज्यादातर जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो तानाशाह लोग होते हैं, ठीक है, वो भी अपना चुनाव करवा लेते हैं। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के जर्नलों ने अपने आप का चुनाव करवा लिया, अपने आप को जनता से चुनवा लिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है कि MCQ के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन ना हो करके एक ही ऑप्शन हो, या 4 ऑप्शन हो तो चारों का जवाब ए ही हो, यानी कि चारों में सेम बात लिखी हो। ठीक है, तो बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं, जैसे चीन भी क्लेम करता है कि वो भी चुनाव करवाता है। ठीक है, वास्तव में गैर लोकतंत्री शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार वाले लोग हैं, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है जिन्होंने तानाशाही बना रखी है और जहां पर एक प्रकार का राजतंत्र ही होता है कि एक परिवार के लोग ही वहां पर शासन करते हुए आ रहे हैं, वे भी अपना चुनाव करवा लेते हैं और वे लोग 90% से ज्यादा वोट पाते हैं। उनका वोटिंग टर्नआउट 90% से ज्यादा होता है और वो अपने आप को राजा बनवा लेते हैं, अपने आप को शासक घोषित करवा लेते हैं, वो भी लोकतांत्रिक रूप से। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि इसमें कोई खतरा ना हो। ठीक है, विपक्ष को मौका ही नहीं देते, अगर विपक्ष होता भी है तो नाम मात्र का। ठीक है, और चुनाव में व्यवस्था ही ऐसी की जाती है कि वही जीतेगा। ठीक, और जो जीतने वाला है उसको पहले से ही फिक्स होता है, यानी एक तरह का फिक्स मैच खेला जाता है। क्या आप ऐसे कुछ लोकतांत्रिक चुनावों का उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक ऐसे लोकतांत्रिक चुनाव को गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग कर सकती है? ठीक है, इसमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी बात होगी जो कि एक लोकतांत्रिक चुनाव को गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग कर सकती है। तो वो है निष्पक्षता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, बिना किसी दबाव के,
बिना किसी भेदभाव के जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसे हम निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करना क्या क्या करना चाहिए, तो उसे हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। इस बिंदु में हम संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका, एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है, तो वही बेसिक कुछ बुनियादी नियम बनाए गए हैं चुनाव के लिए, ठीक है। इसमें एक विस्तृत नियम कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका पर छोड़ दिया गया है। तो चुनाव किस प्रकार से होगा, इसका चुनाव को लेकर कार्य करने के लिए ये जो नियम आगे बनाए जाएंगे वो विधायिका द्वारा बनाए जाएंगे कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। चुनाव लड़ने की उम्र क्या होगी, वोट देने की उम्र क्या होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए नीतियां बनाई गई हैं, जैसे कि कौन मत देने वाला है, जो मैंने आपको बताया, चुनाव कौन लड़ने वाला है, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, ठीक है। प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, मतगणना किस प्रकार से होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से होगा। तो ये सारी चीजें विधायिका के ऊपर छोड़ दी गई हैं कि विधायिका जो है इन पे कानून बनाएगी, ठीक है, कुछ नियम बनाएंगे। तो अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से है, यानी कि चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना सबसे जरूरी है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके, ठीक है, यानी कि जिसको आप लोकतांत्रिक चुनाव कह सको। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य जो है वो न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व से है, यानी कि सबको बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए चुनावों के अंदर, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनावों के संवैधानिक प्रावधानों के 2 पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें हम 2 पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से चर्चा करते हैं। तो भारत में चुनाव व्यवस्था, तो भारत की किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था है। तो भारत तथा किसी अन्य देश के चुनावों से संबंधित अखबारों में कई कटने आप देखते रहते हैं, कतरने आप देखेंगे अखबारों के अंदर छपता रहता है चुनाव से संबंधित। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस प्रकार की है, मतदान की योग्यता किस प्रकार की है, चुनाव आयोग की भूमिका किस तरह की है, ठीक है। आप देखेंगे पहले 18 वर्ष होता था, पहले 21 वर्ष होता था वोट डालने की एज, जो कि 18 वर्ष कर दी गई एक संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये निर्वाचन आयोग की वेबसाइट दी गई है, आप इस पर ज़्यादा और चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग चुनाव करवाता है भारत का। तो ऊपर आपने चुनावों के विभिन्न विधियों या व्याख्याओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय जो है चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा चुनाव के समय किस प्रकार से चुनाव प्रचार किया जाता है। चुनाव संचालन का एक व्यवस्था होती है, तो चुनाव संचालन की एक व्यवस्था है, एक अधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो व्हाट शुड बी डू और व्हाट शुड बी नॉट डू, इसके लिए साफ नियम बनाए हुए हैं। तो चुनाव व्यवस्था का सही अर्थ, आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना किस प्रकार से होगी। तो संविधान में यह बात भी लिखी हुई है कि मतगणना किस प्रकार से होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है कि लोग जानते हैं कि वोट किसने देते हैं, ठीक है। ये क्या लोगों को पता नहीं था क्या किस प्रकार से हमें चुनाव वोटों की गिनती करनी है, किस प्रकार से चुनाव में इलेक्शन लड़ना है, किस प्रकार से वोट देंगे, क्या लोगों को ये सब पता नहीं होगा? लोगों को पता होगा, ठीक है, लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको सही से लिखा गया ताकि इस पर कोई भी संशय ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं। इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे कि क्या इसके अलावा भी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या। जैसे कि अगर आपके इलाके में 100 वोट हैं और जिसको 51 मिले, किसी एक को 51 मिले और दूसरे को 49, तो विजेता जो है वो 51 वाला होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो 49 वोट्स थे उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कुछ प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ प्रकार की इस तरह की चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सभी वोटों का मूल्य बराबर किया जा सके, सभी वोटों के मूल्यों का महत्व हो।
तो इसमें हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं को भी आगे पढ़ने वाले हैं। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना कि हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतने लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, जनरली हम ये सोचते हैं कि जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका यही हो सकता है, दूसरा तरीका नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर काम को करने के बहुत तरीके, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार से अधिक वोट पाने वाला विजेता, इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी अलग अलग तरह के मत अभी हमारे सामने आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। लोकतंत्र चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। तो जनरली जनता की इच्छा होती है कि कौन चुनाव जीतेगा, उसके लिए वो वोट देते हैं। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग खेलों में अलग अलग नियम इस बात पर फैसला बदल सकते हैं कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो छोटे दलों को भी मदद मिलती है। तो नियम जो बनाती है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो नियम बनाता है, तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ जो बड़े खिलाड़ी हों यानी बड़े दल हों उनको मदद मिल जाए, या फिर छोटे दल हैं उनको मदद मिल जाए। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण के लिए। तो अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ जो होता है बहुसंख्यक समुदाय के हित के लिए दिखते हैं कि हाँ भाई हमारे हित के लिए सही है, और कुछ जो है वो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी हो सकते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें कि ऐसा कैसे होता है। तो खुद करें खुद सीखें एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में देखो क्या दिया हुआ है कि अपनी कक्षा में चुनाव संपन्न कर 4 प्रतिनिधियों का चुनाव करें। तो अपनी कक्षा में आपको 4 प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। चुनाव निम्न तरीके अलग अलग तरीकों से करें। तो ये 4 तरीके बताए हुए हैं, अलग अलग तरीकों से आपको चुनाव करना है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट है और वो 4 छात्राओं में से सबसे अधिक जो वोट मिलेगा उसको चुनाव जीता हुआ मान लिया जाएगा। अगला तरीका क्या है कि पहला तरीका तो सर्वमान्य है, जो होता भी है। प्रत्येक छात्रों के पास 4 वोट हैं, हर छात्र के पास 4 वोट हैं। वे जिसे चाहें उसे एक ही प्रत्याशी को दे सकते हैं या अन्य अन्य प्रत्याशियों में बांट सकते हैं। यानी कि आपके पास 4 वोट हैं तो आप इसमें 1 2 3 4 चारों में अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो चारों में एक ही व्यक्ति का नाम लिख दो। जिन 4 छात्राओं को सबसे अधिक वोट मिलेंगे, जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे उन्हें चुन लिया जाएगा। तो प्रत्येक छात्र, अगला है प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रत्याशियों को वरीयताक्रम से वोट दे और गणना की विधि वह हो जो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए की जाती है। तो राज्यसभा के बारे में हम अभी नीचे सही से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके ऊपर पूरा ही एक लंबा डिटेल में है। हम उसमें सीटों में किस प्रकार से सांसदों का चुनाव किया जाता है राज्यसभा में, उसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये आप सेकंड वाला जिसके अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं कि भाई हम पहले नंबर पे किसको वोट देना चाहते हैं, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको, चौथे पे किसको। अगर आप चाहें तो चारों वोट एक ही आदमी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तरह के चुनाव करने के लिए आप इसमें आपको रिजल्ट चेक करना है कि क्या होता है। ठीक है, कौन जीतता है। तो एक मज़ेदार और रोचक एक्टिविटी होगी अगर आप करें तो। हाँ, जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंग्लिश में से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले खंबा छुएगा वो जीतेगा। तो जो सबसे पहले आगे आएगा वही जीता माना जाएगा। तो इन अखबारों की कतरन देखिए। तो सबसे पहले हमको इन कतरनों को देखना है, यानी कि जो अखबार दिए गए हैं इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या रहा है, कांग्रेस पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिले। ठीक है, यानी कांग्रेस जो है 3/4 बहुमत से जीती। ये बहुत पुराना अखबार रहा होगा। ठीक है, तकरीबन आज़ादी के आसपास की बात है, आज़ादी के बाद के चुनावों की बात की गई होगी। तो इसमें किसकी बात की गई है कि भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया जब 1984 में लोकसभा चुनावों में, ठीक है 1984, यानी कि आज़ादी से कुछ अधिक साल बाद की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने 343 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों का 80% से भी अधिक थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 80% से भी ज़्यादा सीटें जीती थी चुनावों में। ठीक है, लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। तो ऐसी सफलता आज तक किसी चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता जो है वो नहीं मिली। ठीक है, इस चुनाव से हमें क्या पता चलता है, और इस चुनाव से हमें क्या पता चलता है इसके बारे में हमें सोचना है। तो इससे ये पता चलता है कि
हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको सीधे तौर पर वोट मिल रहे हैं, ठीक है, और एक ही वर्ग अगर आपको वोट दे रहा है तो आप जीत सकते हैं, ठीक है। कम वोट पाते हुए भी आपकी सीट जो है वो ज्यादा हो सकती हैं। तो कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। तो क्या इसका अर्थ है कि प्रत्येक 5 नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया था? वास्तव में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नीचे दी गई तालिका को देख सकते हैं आप, और उसमें कांग्रेस पार्टी को केवल 48% वोट मिले थे, ठीक है। सिर्फ 48% वोट ही ले पाई थी कांग्रेस, यानी कि 50%, और उसमें उसको 80% सीटें मिली। 48% वोट मिले और 80% सीटें मिल गई, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस का वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें तो भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से भी कम सीटें मिली। तो भाजपा के बारे में देख सकते हैं कि उस दौरान में 7% वोट मिले, ठीक है, लेकिन उनको सीट जो है वो 1% से भी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें यही वाला नियम चल रहा था कि जिसके पास अधिक वोट होंगे वो जीतेगा, ठीक है। तो प्रत्याशित रूप से अगर आप देखेंगे तो प्रत्याशियों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा, और जो अन्य प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी रहे होंगे उनको अधिक वोट मिले होंगे अपनी सीटों पर। और अगर हम टोटल जोड़ें तो भाजपा का चुनाव प्रतिशत है वो काफ़ी अधिक हो जाता है, और वहीं कांग्रेस का जो है वो रहता तो कम ही है, यानी 50% के अंदर ही रहता है, लेकिन फिर भी वो 80% सीटें जो है आराम से आसानी से जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि भाई कांग्रेस उस समय सीटें जो है 48% वोट पाने पर 80% सीटें इसलिए आ पाई क्योंकि हम एक विशेष तरह की चुनाव प्रणाली को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने देश में एक चुनाव की विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी वोट और कितनी सीटें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि भाई कम वोट पाने वाला भी व्यक्ति जो है ज्यादा अधिक सीटें, कम वोट पाने वाली पार्टी भी अधिक सीटें जीत सकती हैं, ठीक है। पूरे देश को हम क्या करते हैं, चुनाव कराने से पहले 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे देश को हमने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, और यही जो है वो MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद, ठीक है। उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो जिस भी सीट पे इलेक्शन हो रहे हैं, जो वही लोग उसमें वोट डाल रहे हैं, उसमें जीता उसी को माना जाएगा जिसके पास सबसे अधिक वोट जिसको प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जिसको अधिक वोट मिलेंगे वो जीता माना दिया जाता है, ठीक है। हाँ, विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। तो विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि भाई उसे पूरा ही बहुमत मिल जाए, यानी कि अगर उसके इलाके में 200 लोग हैं तो उसको ये जरूरत नहीं है कि उसको 201 लोगों का समर्थन, मतलब 200 लोग हैं तो उसको 100 लोगों की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ अब दूसरे प्रत्याशियों से अधिक वोट लेके आना है। तो हमारे पास जो व्यवस्था है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि आप जो है दूसरे जो आपका प्रतिद्वंदी है उससे अगर एक वोट भी ज़्यादा है तो आपको जीता घोषित कर दिया जाएगा। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले आएगा वो जीता जाएगा। तो चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले अधिक आगे निकल जाते हैं वही विजय होता है। तो चुनावों के अंदर जो अधिक ज़्यादा वोट लेगा उसी को जीता हुआ माना जाएगा। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसे एक बहुलतावादी व्यवस्था, यानी कि इसमें ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलर जो है वो एक तरह का पॉपुलर सिस्टम है, बहुलतावादी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है और भारतीय संविधान जो है इसी विधि को स्वीकार करता है कि भाई जिसके पास अधिक वोट होंगे वो जीता माना जाएगा। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें।
कांग्रेस को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें मिली क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि जहां पे उसके प्रत्याशी जीते उनको कहीं कहीं पे तो 50% से भी कम वोट मिले हैं। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी होते हैं तो जीतने वाले प्रत्याशी को क्रमशः 50% से कम वोट मिलते ही हैं। ठीक है, अगर मान लो बहुत अधिक लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा हो सकता है कि वो 20% से 30% से भी हो, क्योंकि बाकी वोट जो है वो बाकी लोग जो है वो लेके चले गए। तो अधिक लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जीतने की संभावना जो है वो इसी प्रकार की हो जाती है। सभी हारने वाले प्रत्याशी के वोट बेकार चले जाते हैं और जो हार गए और जिन्होंने उसको वोट दिया था उसके वोट जो हैं वो किसी प्रकार के नहीं रह जाते। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिनिधि चुन लिया गया लोगों के द्वारा, यानी कि जो बहुलतावाद ने जिस प्रतिनिधि को चुन दिया आपको भी उसी को मानना होगा। तो क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों की कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से 25% वोट मिलते हैं लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो है वो फिर भी कम हो, ठीक है, आपके पास वोट कम हो फिर भी आप जीत सकते हो क्योंकि बाकियों के पास आपसे एक वोट कम है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि बाकी टोटल मिला के अगर मान लीजिए सबको 25% वोट पड़ रहे हैं तो एक को 24% वोट पड़ते हैं और वहीं एक जो व्यक्ति है उसको 26% वोट मिल जाते हैं तो वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 25 वालों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो खराब हो जाएगा, 24 वाले का भी खराब हो जाएगा। लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उसे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई भी दल सभी सीटें जीत सकता है और कोई भी दल कम वोट प्रतिशत पाकर भी अधिक सीटें जीत सकता है। ठीक है, चलिए ये जो समानुपातिक प्रणाली है इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में मतलब अगली क्लास में इसको हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।